बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और मिस्टर इरविन के बुक से दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम रिकॉल करते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते थे या क्या कर रहे थे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म द प्रॉब्लम फ्रॉम टाइम डोमेन टू कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये पोर्शन हमने कर लिया था कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में या एस डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो सवाल है पिछला वीडियो आप उसमें देख लीजिए। उसके बाद वहाँ पे एक काम और हमने किया है कि सॉल्व द सर्किट इक्वेशन अलजेब्रिकली इन द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हमने उसको सॉल्व करके और उसके जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फंक्शन एफ एस के वैल्यू हमने मालूम कर लिया था। तो यहाँ तक हम कर लिया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब हमने क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइनल रिजल्ट है उसको वापस टाइम डोमेन में लेके आना है और इस प्रोसेस को कहते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं। प्राइमरीली दो स्टेप्स हैं जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करने का। उसमें पहला स्टेप ये है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एस उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से खोलते हैं। तो जैसे अगर ये फंक्शन एफ एस है तो इसमें नीचे देखे चार फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो हम चार टर्म्स ले लेंगे, हर एक के साथ एक एक फैक्टर को लिखेंगे और उसके जो वेरिएबल है उसका हम नाम दे देंगे K0, K1, K2, K3। अभी ये अननोन है, हमने इनके वैल्यूज़ मालूम करने हैं। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ये किया होगा डेफिनेटली। और उसके बाद जब वैल्यूज़ मालूम हो जाएं इसमें तो हम ये इस चार्ट की मदद से अब हम वापस जाएंगे कि अगर 1/s रिज़ल्ट है तो उसके लिए हम ut लिखेंगे, अगर 1/s प्लस a है तो उसके लिए टाइम डोमेन में e माइनस at लिखेंगे। तो इस चार्ट की मदद से हम टाइम डोमेन में जो रिज़ल्ट है वो मालूम करेंगे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल 13.8। इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं बहुत सिंपल है, आई एम श्योर आप कर सकेंगे उसको। तो ये है एक्चुअली असेसमेंट प्रॉब्लम्स है कि ये फंक्शन गिवन है जो लैप्लास फंक्शन है, इससे हम टाइम डोमेन या एफ टी मालूम करेंगे। तो जैसे मैंने तरीका बताया कि हम इसको अब चूँकि तीन फैक्टर्स नीचे हैं तो तीन टर्म्स हम ले लेंगे K0, K1 और K2 और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ हम मालूम करेंगे। और वैल्यू मालूम करने के लिए हम रेसिड्यू मेथड का सहारा लेंगे। और रेसिड्यू मेथड में क्या किया जाता है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है यानी K0 की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो S से या इसके जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उससे इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए इसके नीचे चूँकि S है तो हम इसको लिखेंगे K0 इज इक्वल टू एस एफ एस यानी ये वाला फंक्शन। और एक कंडीशन उसमें ये है कि s इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी नीचे जो भी टर्म है उसको इक्वेट करेंगे हम ज़ीरो के साथ। यहाँ पर चूँकि s है तो हम s इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। अब यहाँ पे आप s के वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये ज़ीरो हो गया, ये टर्म भी ज़ीरो हो गया तो 1 आ गया ऊपर, और यहाँ पे 1 और 4 तो 4 हो गया, तो 1/4 यानी 0.25 जो है वो K0 की वैल्यू है। इसी तरह अब आइए हम K1 की वैल्यू मालूम करें। अब K1 के नीचे चूँकि s+1 है तो हम s+1 से मल्टीप्लाई करेंगे fs को, और ये कंडीशन यहाँ से लेंगे कि s+1 इक्वल्स टू 0 अगर लिख दें तो s इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अब इसके लिए कंडीशन है। तो अब यहाँ पे हम s1 से मल्टीप्लाई किया तो s1 टर्म जो है वो ये s1 टर्म ख़त्म हो गया, तो ये जो बाकी टर्म्स बचे उसमें हम s इज़ इक्वल टू -1 डालेंगे। और यहाँ से अब देखिए ये -1² तो +1 हो गया, ये -5 हो जाएगा और ये +1, तो 1 और 1 2, तो -5 में से 2 गया तो -3 यहाँ पे आ गया। इसी तरह नीचे भी आप मालूम कर सकते हैं ये -3, तो टोटल वैल्यू जो है K1 इज़ इक्वल टू 1। और एग्जैक्टली इसी तरीके से K2 की वैल्यू, अब K2 के केस में हम s+4 से मल्टीप्लाई करेंगे और s+4 इज इक्वल टू 0 का मतलब s इज इक्वल टू -4, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे
और यहाँ से इसका रिजल्ट आ गया। तो ये तीनों अननोन्स जो थे K0, K1 और K2, इनके वैल्यू हमने मालूम कर लिया। अब आइए हम इस इक्वेशन में इसको डालते हैं। अब हमारा एफ एस हो गया, वो वैल्यूज पुट करने के बाद इस शक्ल में। अब हम जाएंगे इस टेबल की तरफ कि अब देखिए जहाँ पे 1/s है या ये 0.25/s है, तो हम ये इसको ut लिखेंगे 0.25 ut। और इसी तरह ये s+1 और s+4 जो कि हमारा s+a है, तो उस हिसाब से e-1t हो जाएगा और दूसरे में e-4t। तो ये हमारा इनका हम FSFT मालूम करने के लिए इन्वर्स लेंगे। इसका मतलब तीनों टर्म्स का हम इन्वर्स लेंगे और जो उसका फाइनल रिजल्ट इस टेबल से वो आ गया यहाँ पे, जैसे 0.25 ut और ये आ गया e-t ut और ये आ गया -0.25 e-4t। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ निकल आए। अब इनको चाहें तो आप ut सब में से कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। आइए 13.9 को देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर है, इसका फैक्टर आसान नहीं है, अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसका फैक्टर मालूम करेंगे। आपने डेफिनेटली बाइनोमियल इक्वेशंस को या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फार्मूलाज आपको याद होगा, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या हम एक जो आसान तरीका ये है कि हम इसको लिख लेते हैं s² + 2ab और प्लस b²। अब ये b² एक्चुअली यहाँ 8 है, तो हमारा b² हो गया 2 to the 4, तो बाकी 4 बचा, तो उसको भी हम 2² लिख लेते हैं और यहाँ से अब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये इस शेप में आ जाएगा s+2²। और यहाँ पे हमने एक्चुअली a² - b² करना है, तो इस प्लस को हम माइनस में तब्दील कर लेंगे और उसके लिए यहाँ पे एक j टर्म लेकर आएंगे। हमें पता है कि j² जो है वो -1 के बराबर होता है, तो -1 और -1 ये +1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसके साथ j लगा लिया, तो j2 होल स्क्वायर। अब हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं a² - b² के फॉर्मूले से। तो एक फैक्टर ये आ गया और दूसरा फैक्टर ये आ गया। अब उसी तरह हम K0 और K1 के वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेट कर लिया हमने और ये K0 अननोन ले लिया एक के साथ और K1 दूसरे के साथ। अब रेजिड्यू मेथड से ही हम इसके वैल्यू को मालूम करेंगे। तो रेजिड्यू मेथड में इससे हमने मल्टीप्लाई किया fs को, और कंडीशन क्या हुआ फिर, इसको अगर हम 0 के बराबर लें तो इसका मतलब हुआ s = ये टर्म्स माइनस हो जाएगा, तो -2 + j2, ये कंडीशन अब हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो s / ये वाला टर्म रह जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे s डिवाइडेड है s + 2 - j2, ये टर्म यहाँ पे रह गया। और अब ये कंडीशन इसके साथ अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप आराम से इसको देखिए, s के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, इस तरह इस s के जगह पे भी ये वैल्यू पुट कर दिया और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये हमारा सिंप्लीफाइड टर्म बन गया, -2 - 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे 2.828 एंगल -135 डिग्री और -j जो है वो 1 × 90 के बराबर 1 एंगल -90 हो जाता है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एंगल -90। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड कर दें तो 0.707 एंगल ये ऊपर चला गया, प्लस हो गया, तो बाकी बचा -45। तो ये K0 के वैल्यू पोलर फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं K1 एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे हमने इसको किया है। आप इसे स्टेप्स देखते जाइए, ये वैल्यूज़ हम उसी तरह से पुट कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही सिंप्लीफिकेशन, पोलर फॉर्म, और ये भी 0.70 और एंगल यहाँ पे +45 आ गया। तो अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब हम fs जो यहाँ पे हमने लिया था K0 और K1 के वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया fs का।
ओके, तो हम यहाँ पे थे, ये वैल्यूज़ हमारे पास है। हमने जहन में ये रखना है कि हम कुछ इस तरह से अगर बन जाए इक्वेशन तो हम ये फार्मूलाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ से ये कॉमन ले लिया 0.70745, तो ये 1 डिवाइडेड बाई ये रह गया, प्लस ये 1 एंगल 90 हो जाएगा, और ये नीचे वाला टर्म इसका। उसके बाद हम 1 एंगल 90 को जे लिख सकते हैं, जे के टर्म में, तो हमने जे बना लिया इसको। अब इनको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, वही जो जहाँ से हम चले थे वही उस फॉर्म में आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई, ये फॉर्म आ गया। एस कॉमन ले लिया, 1 प्लस जे आ गया ऊपर। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख लेंगे, एस वहीं पे है, 1 प्लस जे 1.414 एंगल 45 हो गया। और अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस 1.414 यहाँ पे था और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 1.414 मल्टीप्लाई बाई 0.7071 के बराबर है। और ये एंगल्स दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी प्लस 45 माइनस 45, तो ये ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ एस रह गया ऊपर और नीचे वही टर्म मौजूद है। तो एफ एस यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमने जैसे बताया था मैंने कि हमने इस फॉर्म में जाने की कोशिश करनी कि एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आए और ऊपर एस प्लस ए टर्म आए और या बी टर्म आए। तो उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा प्ले करना है इसके साथ। हम इसके साथ +2 ऐड कर रहे हैं और -2 कर रहे हैं ताकि ये बराबर हो जाए। +2 इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इस फॉर्म में आ जाए, और ये -2 जो बाकी बचेगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये बी है। तो आइए देखते हैं, इनको दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, s+2 डिवाइडेड बाई दिस -2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो अब ये फॉर्म एग्जैक्टली एक इससे मैचिंग है और दूसरा इससे मैचिंग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस इज इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस एंड माइनस इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस। और दोनों की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें, इसको देखें, e-80 है तो हमारे यहाँ पे चूँकि a2 है तो e-2t cos 2t ut, और दूसरे में e-2t sin 2t ut, और ये माइनस साइन। तो ये आंसर है। ये यहाँ तक अगर आप कर देंगे तो ये काफ़ी है, लेकिन बुक में चूँकि एक फाइनल आंसर कुछ और दिया है तो हम चलें उस तक पहुँचते हैं। ये कॉमन हमने ले लिया इसको। अब ये एक फार्मूला है जिसके हम सहारा लेंगे कि a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t इज इक्वल टू c cos ओमेगा t माइनस थीटा, और c जो है वो √a² प्लस b स्क्वायर है और थीटा टेंजेंट माइनस b/a। ये प्राइमरीली जो बेस एंड हाइपोटेनस के ज़रिए जो हम पोलर को डिफ़ाइन करते हैं वो उस फार्मूले से ये लिया गया है। बहरहाल हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने इसको ये जो हमारा बीच वाला टर्म है उसको इस फॉर्म में लाना है, लिखना है। तो ये हम अलग से कर लेते हैं। ये cos 2t माइनस साइन 2t जो ये है, इसके साथ हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया cos के साथ, ताकि दो टर्म आ जाए a और cos, तो 1 और cos। और यहाँ पे हम माइनस साइन की जगह पे हम प्लस लिख लिया, माइनस को अंदर ले गया, -1 आ गया sin 2t। अब देखिए कि एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया a और b। a हमारा 1 है और b जो है वो -1 है, तो हम c निकाल सकते हैं, a² b² अंडर रूट a² b² अंडर रूट, तो ये 1.414 c आ गया। और थीटा tan इनवर्स -b/a, तो b/a, तो b हमारा -1 है और a 1 है, और तो यहाँ से -45 डिग्री थीटा की वैल्यू हमने हासिल कर ली। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे
कि यानी cos 2t माइनस साइन 2t जो है वो 1.14 cos 2t प्लस 45 डिग्री, ये माइनस है लेकिन हमारा एंगल भी माइनस है तो इसलिए वो प्लस 45 हो गया, ये माइनस यहाँ पे प्लस 45 है। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। ये देखिए E2t, ये जो वैल्यू हमने यहाँ से हासिल किया है वो उसको हमने प्लॉट कर दिया इस वाले को, और ut इसके साथ है। ut हम हमेशा लगाते हैं क्योंकि हम जो लैप्लास या इन्वर्स लैप्लास हम जो पढ़ रहे हैं वो यूनिलैटरल है, यानी ज़ीरो से राइट साइड पे, उससे पहले नहीं है, तो इसलिए ut फार्मूले में भी लगा दिया है और यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। और ये फाइनल आंसर जो बुक में दिया है वो एग्जैक्टली वही है जो हमारा है, सिर्फ उन्होंने आगे पीछे 1.41 लिख लिया है, इसको इधर लेकर आए, बाकी वही आंसर है। तो उम्मीद है आप हमको कुछ बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।